quick review of MCQ for upcoming nursing exams। यहाँ पर आज हम लोग रिसर्च के 15 क्वेश्चंस को क्विकली रिव्यू करेंगे, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को असेस कर सके, क्योंकि रिसर्च के क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर आते हैं, तो उसको भी हमको पढ़ना है, उसको भी हमको टाइम देना है। तो हम जल्दी से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज के रिसर्च का। द फाइनल स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस ऑफ रिसर्चर इज टू। रिसर्चर के लिए जो रिसर्च है उसका जो है फाइनल जो स्टेप रहेगा, मतलब एक रिसर्चर यदि रिसर्च कर रहा है तो वो पूरी प्रोसेस में उसका जो आखिरी स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा? एनालाइज द डेटा, इंटरप्रिटेट द फाइंडिंग्स, कम्युनिकेट द फाइंडिंग्स और डेवलपिंग कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। इनमें से कौन सा स्टेप फाइनल स्टेप होने वाला है रिसर्च प्रोसेस का? एनालाइज करेगा डेटा को, इंटरप्रिटेट करेगा फाइंडिंग्स को, कम्युनिकेट करेगा फाइंडिंग्स को या डेवलप करेगा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। तो सबसे पहले क्या होता है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स का फॉर्मुलेशन होता है, हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन होता है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क डेवलप होता है, देन टूल्स प्रिपेयर किए जाते हैं, फिर डेटा को कलेक्ट किया जाता है, कलेक्टेड डेटा को एनालाइज किया जाता है और क्लीनिंग की जाती है, उसके बाद उनको इंटरप्रिटेट किया जाता है और उसके बाद में लास्ट में क्या करते हैं, जो भी फाइंडिंग्स आया है, जो भी न्यू फैक्ट्स आपको मिले हैं आपके रिसर्च प्रोसेस के दौरान, उनको क्या किया जाता है, उनको कम्युनिकेट किया जाता है। तो जो फाइनल स्टेप होगा रिसर्च प्रोसेस का फॉर अ रिसर्चर, इट विल बी कम्युनिकेट द फाइंडिंग्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। हमको पता है कि जो हमारे अप्रोचेस हैं वो कौन कौन से होते हैं, क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव होता है, मिक्स्ड होता है। तो कौन सा है जो क्वालिटेटिव रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, उनमें से आपको फाइंड आउट करना है कि विच कैरेक्टरिस्टिक्स suitable for the qualitative research। तो पहला, जनरलाइजेशन ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को जनरलाइज करना, रैंडम सैम्पलिंग, रैंडमली वे में सैंपल को सिलेक्ट करना, यूनिक केस ओरिएंटेशन, कुछ अलग से पर्टिकुलर खास केसेस को ओरिएंट करना, या स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट एंड मेजर्स। इनमें से आपको बताना है कि क्वालिटेटिव रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर यूनिक केस ओरिएंटेशन, जो कुछ यूनिक केसेस हैं, जो खास जो विशेष जो केसेस हैं उनको ओरिएंट करना। बाकी जो ए बी और जो डी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहे हैं वो क्वांटिटेटिव के रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो यहाँ पर यूनिक केस को आपको ओरिएंट करना क्वालिटेटिव रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक्स है। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट। तो कंसेंट आपको मालूम है कि क्या होता है, रिटन कंसेंट होता है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट होता है, ओरल कंसेंट होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि ओरल जो इन्फॉर्म्ड कंसेंट है उसका एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है? पर्पस ऑफ स्टडी बताते हैं, रिसर्चर बताता है कि उसका जो पर्पस है स्टडी के पीछे, वो क्यों ये रिसर्च कर रहा है। सब्जेक्ट सिलेक्शन प्रोसेस, सब्जेक्ट को कैसे सिलेक्ट कर रहा है, ऑफर्स आंसर ओनली फॉर सिलेक्टेड क्वेश्चन, या रिसर्चर सिर्फ जो अपना सब्जेक्ट है उसको सिर्फ वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस के ही आंसर बताएगा, या ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर इफ एनी आर डिस्क्लोज्ड, या इसके अलावा कोई ऐसी प्रोसीजर है जो ऑल्टरनेटिव है उसके बारे में उसको बताएगा। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा एलिमेंट इन्फॉर्म्ड कंसेंट का नहीं है। तो समझ में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी है ये जो एलिमेंट है, कि सिर्फ उन कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस के ही आंसर आप सब्जेक्ट्स को देंगे, ऐसा नहीं है। उसका जो भी क्वेरीज आएगा वो आपके रिसर्चर में सैंपल के तौर पे आपने लिया है, आपका वो सब्जेक्ट है, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, आपको सारे क्वेश्चन सारी क्वेरीज उसको इन्फॉर्म्ड कंसेंट के वे में देनी पड़ेगी। Fourth number question, a process in which no one including the researcher can link subject with the data they provide, it is known as। इसका जो क्वेश्चन है इसको समझने का प्रयास करें तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें रिसर्चर के अलावा रिसर्चर को भी मिलाकर कोई और भी जो भी सब्जेक्ट है, जैसे सैंपल जो भी जानकारी जो भी डेटा प्रोवाइड कर रहा है, तो आप उसको उसके साथ लिंक नहीं करना, उसकी जानकारी को आपको डिस्क्लोज नहीं करना है, ठीक है। ये इसको किस रूप में जाना जाता है, मतलब जो जानकारी आपको आपके सब्जेक्ट ने दी है, जो डेटा आपने उससे लिया है, उसको आपको क्या करना है, उसको लिंक किसी और के साथ में नहीं करना है, शेयर नहीं करना। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? पहला कॉन्फिडेंशियलिटी,
सेकेंड है कन्यूबाइलिटी, अननोन डेटा कलेक्शन या एनोनिमिटी। आपको बताना है, यदि आपके पास कोई जानकारी आती है तो उस जानकारी को रिसर्चर स्वयं और किसी और के साथ वो लिंकअप नहीं करेगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब जो जानकारी मिली है उसको पूरी तरह से गोपनीय रखना है। एक सब्जेक्ट, एक पर्टिकुलर पर्सन से, इंडिविजुअल से जो जानकारी, जो डेटा आपने लिया है उसको आपको कॉन्फिडेंशियलिटी उसकी मेंटेन करना है। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो कहलाएगी, जब सब्जेक्ट्स उसके डेटा जो उसने दिया है जब किसी के साथ लिंक नहीं कर सकते, ना रिसर्चर खुद कर सकता ना कोई और कर सकता, तो इसको हम बोलेंगे कॉन्फिडेंशियलिटी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, अ मीटिंग विथ रिसर्च पार्टिसिपेंट्स दैट इंश्योर दे आर अंडरस्टैंडिंग of the reasons and the justification for the procedure used in the study is known as। इसको क्या कहा जाएगा? डीब्रीफिंग कहा जाएगा, रिसर्च मीटिंग कहा जाएगा, एक्सप्लेनेशन कहा जाएगा या जस्टिफिकेशन मीटिंग कहा जाएगा। इसमें क्या है कि जब रिसर्चर अपने रिसर्च पार्टिसिपेंट्स के साथ में मिलता है और उनकी अंडरस्टैंडिंग्स, उनके जो भी प्रोसीजर है उसको लेकर जो आगे होने वाला है उसको बताता है, तो ये जो स्टडी होती है, ये जो टाइम होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? जिसमें रिसर्चर अपने रिसर्च के बारे में सारी चीजों को, जो उसके पार्टिसिपेंट्स है, जो उसमें पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, उनको जब बता रहा है उनके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? डीब्रीफिंग कर रहा है, वो रिसर्च की मीटिंग कर रहा है, उनको एक्सप्लेन कर रहा है या जस्टिफिकेशन मीटिंग कर रहा है। तो एक पर्टिकुलर प्रोसेस का यहाँ पर जो नाम है वो होता है डीब्रीफिंग, मतलब जो चीजें आगे होने वाली हैं उसके बारे में वो क्या करेगा, उनको जानकारी प्रोवाइड करेगा, डीब्रीफ करेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू बी प्रोवाइडेड फॉर सब्जेक्ट इन अ रिसर्च स्टडी? इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट, एनोनिमिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड सिंगुलैरिटी। ठीक है, सबसे कम जो चीज है, क्या वो प्रोवाइड, एक सब्जेक्ट को वो रिसर्च स्टडी के लिए प्रोवाइड करेगा, तो इसमें इनको इन्फॉर्म्ड भी रहेगा, कंसेंट वो लेगा, वो बताएगा उनको, कॉन्फिडेंशियलिटी भी वहां पर रहेगी, एनोनिमिटी भी वहां पे मेंटेन करेगा, लेकिन सिंगुलैरिटी वहां पर नहीं होगी। सारी चीजें मिल करके क्या करेंगी, काम करेगी, तो सिंगुलैरिटी वहां पर नहीं होगी। बाकी सारी चीजें रिसर्च स्टडी के सब्जेक्ट्स के लिए वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है, कॉन्फिडेंशियल भी रखेगा, एनोनिमिटी भी वो मेंटेन करेगा, इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट भी वो देगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस यूज टू ऑब्टेन अ 9-year-old चाइल्ड्स एग्रीमेंट फॉर पार्टिसिपेशन इन द रिसर्च? तो वो जो परमिशन लेना, जैसे यदि मैं किसी 9 साल के बच्चे से कोई जानकारी ले रही हूँ किसी रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में, तो वो जो परमिशन, वो जो एग्रीमेंट मिलेगा बच्चे का, वो क्या कहलाया जाएगा? एसेंट, कंसेंट ऑफ अ माइनर, माइनर एग्रीमेंट, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो जब कोई बच्चा, जब कोई छोटा बच्चा या कोई ऐसे जो नाबालिग है, जो एडल्ट नहीं है, उसको आप रिसर्च में एज अ सैंपल यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए जो पार्टिसिपेशन का जो एग्रीमेंट होगा वो क्या कहलाएगा? एसेंट कहलाएगा। इसको जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। जब भी किसी बच्चे को आप ले रहे हैं अपने रिसर्च पर्पस के लिए, रिसर्च के प्रोसेस के लिए, तो उसके लिए आपको जो एग्रीमेंट बनेगा पार्टिसिपेशन का, जो चाइल्ड का होगा, वो एसेंट कहलाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस? तो आपको क्वालिटेटिव रिसर्च प्रोसेस और क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस दोनों के स्टेप्स आपको याद करने हैं, आपको उससे गो थ्रू होना है। तो यहाँ पर ये पूछा है कि कौन सा जो स्टेप है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस का स्टेप नहीं है, मतलब जब आप क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं तो आप कौन सा स्टेप नहीं लेंगे और कौन से स्टेप लेंगे, तो आपको मालूम होना चाहिए। पहला है फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, क्या आप रिसर्च प्रॉब्लम बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? तो रिसर्च प्रॉब्लम बनाएंगे। रिव्यू ऑफ लिटरेचर, क्या जो पुराना जो आपके पास लिटरेचर उपलब्ध है, सॉफ्ट है, हार्ड है, जो भी रिसर्च है आपके पास मटेरियल है, तो क्या आप उसको रिव्यू नहीं करेंगे? ऑब्वियसली हम रिव्यू करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, क्या हम हाइपोथेसिस डेवलप नहीं करेंगे? हम करेंगे। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस में हम
क्या करेंगे, हम रिसर्च का प्रॉब्लम भी बनाएंगे, प्रॉब्लम बनेगा, हमारा हाइपोथेसिस बनेगा, हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी करेंगे, सब चीजें करेंगे। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस में मेटा एनालिसिस ऑफ रिसर्च स्टडी, ये नहीं होता है, तो ये स्टेप नहीं है। बाकी ऊपर के जो तीनों स्टेप है वो करेंगे हम, लेकिन मेटा एनालिसिस ऑफ रिसर्च स्टडी ये नहीं किया जाएगा अंडर द क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली द स्टेप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च प्रोसेस। इसके पहले हमने पढ़ा था क्वांटिटेटिव में कौन सा नहीं है, अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कौन सा स्टेप है जो क्वालिटेटिव रिसर्च प्रोसेस का है। इज ओनली द स्टेप जो क्वालिटेटिव रिसर्च प्रोसेस में यूज किया जाता है। एंट्री इन रिसर्च डिजाइन, रिसर्च सेटिंग, सेटिंग में जा, सेटिंग क्या होता है, सेटिंग वो जगह होती है जहां पर रिसर्चर अपनी रिसर्च को क्या कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है, जहां से वो डेटा ले रहा है, जहां पर वो पायलट स्टडी कर रहा है, या जहां पर वो अपनी मेन स्टडी कर रहा है, ठीक है, तो वो उसकी सेटिंग होगी। तो रिसर्चर तो एंट्री करेगा अपने सेटिंग में, जाएगा वो इस एरिया में। सिलेक्टिंग अ लार्ज सैंपल साइज, क्या क्वालिटी को असेस करने के लिए एक बहुत बड़े लार्ज सैंपल साइज को लेगा क्या वो। क्वालिटी जब हम असेस करते हैं तो हम क्या करते हैं, क्वालिटी को अगर हमको देखना है तो हम कम से कम सिलेक्ट सैंपल्स को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। डेवलपिंग स्ट्रक्चर्ड टूल फॉर डेटा कलेक्शन, डेफिनेटली डेटा कलेक्ट करने के लिए वो टूल डेवलप करेगा। डेटा एनालिसिस यूजिंग इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, डेटा को कलेक्ट करने के बाद डेटा को एनालाइज करेगा इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स से, जो मेथड्स दिए हैं, जो पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक जो टेस्ट है उनसे होकर के वो अपने डेटा को गुजारेगा ताकि उसको एक सॉलिड आउटकम मिल सके, जिससे वो अपनी हाइपोथेसिस को अचीव कर सके, प्रूव कर सके, अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर सके, अचीव कर सके। तो आपको बताना है कि क्वालिटेटिव रिसर्च प्रोसेस में कौन सा स्टेप है जो होगा यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहला है ये है कि एंटरिंग इन रिसर्च सेटिंग, ठीक है, वो रिसर्च सेटिंग में एंट्री करेगा, है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सेस इन नर्स इन इंडिया 2006 इज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर बता रहा है कि जो कोड ऑफ एथिक्स है, ठीक है, कोड ऑफ एथिक्स है वो किसने दिया था 2006 में, भारत के अंदर में किसने दिया था ना। तो कोड ऑफ एथिक्स इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने दिया था, इंडियन नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने दिया था, ट्रेन नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया और नर्सिंग रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्स इन इंडिया, नर्स भारत की जो नर्सेज हैं उनके लिए कोड ऑफ एथिक्स को किसने डेवलप किया था, कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने दिया था। तो बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, इसका जवाब होगा इंडियन नर्सिंग काउंसिल। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज अ डेवलप्ड पॉलिसी स्टेटमेंट और ethical consideration involves in research on human subject in India which is currently known as code of ethics for biomedical research। तो ये प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है। ये पूछ रहा है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक पॉलिसी डेवलपमेंट करी है, पॉलिसी को डेवलप किया है, इथिकल कंसिडरेशन इन्वॉल्व इन जब भी कोई भी मनुष्य के ऊपर में जो ह्यूमन सब्जेक्ट है उसके ऊपर में इथिकली जो रिसर्च की जाती है, जिसको कि कोड ऑफ एथिक्स बायोमेडिकल रिसर्च भी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये किसने दिया था, किसने दिया था एथिकल कंसिडरेशन जो कि इन्वॉल्व करता है ह्यूमन सब्जेक्ट के ऊपर में रिसर्च करने के लिए, और इसको कोड ऑफ एथिक्स फॉर बायोमेडिकल रिसर्च के नाम से भी जाना जाता है। तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल है क्या वो ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है क्या, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ट्रेन नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर एसोसिएशन से ऑर्गेनाइजेशन है। अब आपको इसमें बताना है कि किसने ह्यूमन सब्जेक्ट के ऊपर में रिसर्च के लिए एथिकल कंसिडरेशन इथिकली परमिट वो करता है, या कौन सी ऐसी करंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि हम कोड ऑफ एथिक्स फॉर बायोमेडिकल रिसर्च के लिए जानते हैं, ठीक है। तो जब कोविड आया तो बहुत कॉमन हम लोगों ने सारी चीजें देखी, डेवलप हुआ, वैक्सीन हमारे देश ने बनाया, आईसीएमआर आपने सुना है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इसका सही जवाब होगा, जो कोड ऑफ एथिक्स फॉर बायोमेडिकल रिसर्च के लिए आपको क्या देगा, आपको परमिट करेगा, या ह्यूमंस के ऊपर, ह्यूमन के सब्जेक्ट के ऊपर में जो रिसर्च होनी है उनके लिए एथिकली कंसिडर्ड आपको ये करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑथोराइज्ड टू ग्रांट परमिशन फॉर कंडक्शन और ड्रग ट्रायल इन इंडिया। आपको ये बताना है कि कौन सी अथॉरिटी है जो परमिशन देती है आपको जिसमें आप ड्रग ट्रायल कर सके इंडिया के अंदर में। ठीक है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आपको ICMR देगी क्या ड्रग ट्रायल के लिए? MCI देगी क्या, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ड्रग ट्रायल को परमिट करेगी? इंडियन नर्सिंग काउंसिल करेगी? या ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया? कौन रहेगा इसमें ऑथोराइज्ड पर्सन या ऑथोराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन जो आपको परमिशन देगा ड्रग ट्रायल के लिए? ठीक है, तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल नहीं होगा, एलिमिनेट आप करें यहाँ पर। ठीक है, ICMR का भी हमने पढ़ चुका है, बायोमेडिकल रिसर्च के लिए आपको ऑथोराइज करेगा, परमिट करेगा। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का नहीं है यहाँ पर रोल, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर जाएगा कि कौन अथोराइज्ड है जो ग्रांट कर सकता है ड्रग ट्रायल के कंडक्शन के लिए, वो रहेगा ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट स्टेप ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस। जब भी आप क्वांटिटी वाइज कोई रिसर्च को करते हैं तो इसमें पहला स्टेप आपका क्या होगा? डिटरमाइन स्टडी ऑब्जेक्ट, सबसे पहले स्टडी के अंतर्गत आने वाले ऑब्जेक्टिव्स को आपको डिटरमाइन करना, निर्धारित करना। फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, क्या सबसे पहले आप रिसर्च प्रॉब्लम बनाओगे? क्या सबसे पहले आप रिव्यू करोगे लिटरेचर को? क्या सबसे पहले आप अप्रोप्रिएट रिसर्च डिजाइन चूज करेंगे? तो क्वांटिटेटिव रिसर्च जब भी एक रिसर्चर कर रहा है, जाना चाह रहा है क्वांटिटेटिव रिसर्च के थ्रू, तो सबसे पहले वो कौन सा स्टेप उठाएगा? ठीक है, तो आप बताइए इसमें सबसे पहले क्या करेंगे एज अ रिसर्च, व्हाट विल बी योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच? तो इसका जो सही जवाब आएगा, सबसे पहले एक रिसर्च प्रॉब्लम को क्या करना, फॉर्मुलेट करना। जब तक आपका रिसर्च प्रॉब्लम नहीं बनेगा तब तक आप पहला स्टेप ही आपका फॉर्मुलेट करना है रिसर्च प्रॉब्लम को, कि प्रॉब्लम जिसका कि आपको सोल्यूशन ढूंढना है। ठीक है, उसके बाद फर्दर स्टेप्स आप करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन में बी कंसीडर एज वेवर फॉर द इन्फॉर्म्ड कंसेंट इन नर्सिंग रिसर्च। मतलब नर्सिंग रिसर्च में कौन सी ऐसी सिचुएशन है, वेवर का मतलब होता है हटा देना या उसको वहां से निकाल देना या वो चीज नहीं करना, है ना? कौन सी ऐसी सिचुएशन है जो एक रिसर्चर को इन्फॉर्म्ड कंसेंट, जब भी नर्सिंग रिसर्च कर रहा है तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं लिया, हटा दिया, उसने हटा दिया, तो कौन सी ऐसी सिचुएशन होगी जब इन्फॉर्म्ड कंसेंट्स को वो हटा देगा वहां से? तो इन इमरजेंसी सिचुएशन वेयर इज नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन अ सरोगेट कंसेंट, एक इमरजेंसी सिचुएशन में जबकि इन्फॉर्म्ड कंसेंट का टाइम नहीं है आपके पास, वेयर पार्टिसिपेंट इज रिलक्टेंट टू प्रोवाइड कंसेंट, जबकि पार्टिसिपेट्स नहीं करना चाहता है। ठीक है, नॉन ड्रग क्लिनिकल ट्रायल्स, जबकि कोई दवाई का ट्रायल नहीं कर रहे हैं तभी आप उसको कंसेंट को हटा सकते हैं, नहीं बताएंगे आप रिसर्चर को खुद सैंपल को अपने कुछ भी। या इन नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, जब आप कोई ऐसे प्रयोग नहीं कर रहे हैं या कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं तो आप नहीं बताएंगे। आप कब आप इन्फॉर्म्ड कंसेंट को हटा सकते हैं, कौन सी सिचुएशन में आप कंसेंट को हटा सकते हैं, तो आपको ये बताना है। तो इसका जो सही जवाब जाएगा इन इमरजेंसी सिचुएशन, कोई ऐसी आपातकाल की स्थिति है जहां पर पॉसिबल नहीं है तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट आप हटा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी मेंबर्स एज इंस्टीट्यूशनल एथिकल कमेटी मस्ट हैव फॉर कंडक्टिंग द मीटिंग फॉर एथिकल अप्रूवल ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट। जब भी आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप बनाते हैं, आप ऑब्जेक्टिव्स प्लान आउट करते हैं, आप हाइपोथेसिस प्लान आउट करते हैं, आप नीड फॉर स्टडी बताते हैं कि आपके इस स्टडी से क्या फायदा होने वाला है। ठीक है, तो उसको आपको एक्चुअली रिसर्च को कंडक्ट करने से पहले आपको क्या करना है, आपको इथिकली परमिशन लेना है। ठीक है, नैतिक रूप से आपके बारे में क्या होना चाहिए, परमिशन होनी चाहिए। सॉरी। तो आईईसी जो है, आईईसी क्या है, इंस्टीट्यूशनल एथिकल कमेटी। इंस्टीट्यूशनल एथिकल कमेटी है जो कि आपको रिसर्च प्रोजेक्ट को करने के, अप्रूव करने के लिए आपको परमिशन ग्रांट करेगी। तो इसके अंदर में कितने मेंबर्स होने चाहिए, कितने मेंबर्स होने चाहिए तभी आपको परमिशन अप्रूव्ड होगी, रिसर्च प्रोजेक्ट आप आगे कर सकते हैं।
3 से 5 IEC मेंबर होने चाहिए, 8 से 12 होने चाहिए, 10 से 15 होने चाहिए, या 2 से 3 मेंबर्स भी होंगे तो आपका काम चल जाएगा, आपको परमिशन रिसर्च प्रोजेक्ट के कंडक्शन के लिए मिल जाएगी। तो यहाँ पर सही जवाब है 8 से 12, लगभग 8 और ज्यादा से ज्यादा 12 जो मेंबर्स हैं, 8 या से लेके 12 तक मेंबर्स IEC इंस्टीट्यूशनल एथिकल कमेटी के अंदर में इतने मेंबर्स होने चाहिए। इनके अप्रूवल से ही आपको रिसर्च प्रोजेक्ट को कंडक्ट करने के लिए परमिशन मिलेगी। तो दिस इज अबाउट द क्विक रिव्यू ऑफ MCQs ऑन रिसर्च सब्जेक्ट। तो आप कनेक्ट रहे हमारे चैनल के साथ में और वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। हम आगे भी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको सारे सब्जेक्ट्स का मल्टीपल चॉइस का क्विक रिव्यू प्रोवाइड कर सके, जिससे आप एनालाइज कर सकें कि आपकी जो तैयारी है वो कितनी अच्छे तरीके से चल रही है और आप आगे क्या और अचीव कर सकते हैं। तो थैंक यू आपके सपोर्ट के लिए, आपकी प्रेजेंस के लिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।